वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन सेंटर ऑफ मास और इस लेक्चर में डील करेंगे मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। लेट्स स्टार्ट नाउ। मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले इसके लिए एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं M1 एंड M2 और इनिशियली these both objects are at rest। ठीक है, इस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। सो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर ये F अप्लाई करेगा इस पर, तो इन रिटर्न ये भी फोर्स उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देगा। तो मान लेते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2 और फिर एक्सेलरेशन a1 और इसकी a2 हो जाती है। हम इस सिचुएशन को जानबूझकर यहाँ पर लिख रहे हैं या आपको बता रहे हैं। पहले हम जनरलाइज करेंगे, फिर इस सिचुएशन पर वापस आएंगे। आप जानते हैं कि अगर किसी दिए हुए टाइम t इज इक्वल टू t1 पर क्या है, पोजीशन ऑफ m1 अगर r1 है और m2 अगर r2 है, तो आप सेंटर ऑफ मास जब टू पार्टिकल सिस्टम का लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ये आपने लिखा है। हम इस पर बाद में रिटर्न आएंगे, पहले एक जनरलाइजेशन हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, दो पार्टिकल लिया है, मतलब पेयर ऑफ पार्टिकल का ये एक सिस्टम है। अगर जनरलाइज करें तो हमारा फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का फॉर n पार्टिकल्स के लिए कैसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस 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 कहाँ तक, mn rn तक, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू mn। इज दैट क्लियर? नाउ जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के अंदर वेलोसिटी आ रही है। देयरफॉर आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं, dRCM अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा m1 d अपॉन dt r1 प्लस m2 d अपॉन dt r2 प्लस mn d rn अपॉन dt। ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैं चाहता हूँ कि आपको मैंने इनिशियली एक चीज़ बताई है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अगर सारे मासेस को ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल, सारे पार्टिकल्स के मासेस को ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम के बराबर हो जाता है। देयरफॉर क्या हम इसे डिवाइडेड बाय m लिख सकते हैं। देयरफॉर अब ये कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn डिवाइडेड बाय m। अगर उसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये कितना हो जाएगा,
dVcm अपॉन dt। और एक बार और आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m1a1 m2a2 अप टू mnan डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द पार्टिकल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, कितना हो गया, MACM इज इक्वल टू, दिस इज, कैसे लिख दें हम इसको, I इज इक्वल टू 1 to n MI AI, ठीक है। यानी आप अगर दोनों तरफ ध्यान से देखेंगे तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला आया था फोर्स का, उसी तरह का ये दिखने में आपको लग रहा है। तो यहाँ क्या है कि आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 to n FI, यानी हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल पर जितना फोर्स लगा है उन सबों का सम किसके बराबर हो गया है, उन सबों का सम मास ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इस दिए हुए इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये जितने भी पार्टिकल्स पर इंडिविजुअली फोर्स अप्लाई हुआ है उसका सम, यानी एक्सटर्नल फोर्स का सम किसके बराबर, यानी ये जो हमने लिखा है वो इसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू MACM, ठीक है। वेयर F एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n FI, इंडिविजुअल एवरी पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उनका सम किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी अब आपको किसी भी रिजिड बॉडी में या किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या करना है, सारे पार्टिकल पर लग रहे फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करके एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जहां उस ऑब्जेक्ट का सारा मास लाई करता है, अगर सिर्फ उसके ऊपर लग रहे फोर्स को आप स्टडी कर लेते हैं, जो कि इस इक्वेशन में ये राइट हैंड साइड से आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको स्टडी कर लेते हैं तो एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल पर लग रहे फोर्सेस को आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हमारा काम बेहद आसान हो जाता है। अब आइए, ये एक इक्वेशन बेहद इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है। अब हम लौट के आएंगे इस सिचुएशन पर। मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के कारण, यानी दो जो पार्टिकल का मिलाकर एक सिस्टम है, एक पेयर जो बन रहा है, उसके कारण इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप इस को अगर टू पार्टिकल के लिए लिखेंगे, फॉर टू पार्टिकल जो गिवन सिचुएशन है वहाँ पर, उसके हिसाब से फॉर टू पार्टिकल्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, दो पार्टिकल के लिए है तो आप दो फोर्सेस लिखेंगे। लीजिए मैं F1 प्लस F2 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई m, ठीक है। अगर आप देखिए तो ये F1 कितने के बराबर है, F के बराबर है। क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा है। सो इन दैट कंडीशन F2 को नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई m। कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन, देयरफॉर 0 अपॉन m। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
ज़ीरो हो गया प्रोवाइडेड, मैंने सिचुएशन ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि कब, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड। ठीक है, और एक चीज़ मैंने जानबूझ के यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट किया था कि आप देखिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन पेयर ऑफ पार्टिकल के बीच में जो इंटरनली अट्रैक्टिव फोर्स हमने सिचुएशन में पहले ही डाला था, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। देयरफॉर पेयर ऑफ इंटरनल फोर्सेस, पेयर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। देयरफॉर अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी हो, यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि उन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में सभी पेयर्स में हैं। देयरफॉर इंटरनल फोर्सेस का रोल ख़त्म हो जाता है और टोटल जो सम है इंटरनल फोर्सेस का वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। वैसी हालत में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, आइए उसको भी समझ लें। इसकी मीनिंग ये है कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो है, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू dvcm अपॉन dt इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जितनी इनिशियली थी उतनी ही फाइनली रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो आप देख लीजिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, VCM फाइनल माइनस VCM इनिशियल डिवाइडेड बाय T, ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर सेम मैग्नीट्यूड का अगर क्या हुआ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो के बराबर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, यानी जिस स्पीड से इनिशियली वो चल रहा होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, नॉट पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल्स की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके कारण जो सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेट किया है उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सो जितना इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी उतनी ही फाइनल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। आइए, हमने इनिशियली कहा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस सिचुएशन को भी समझ लेते हैं। इस सिचुएशन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इज दैट ओके? और आपने इनिशियली ही रेस्ट में मान लिया है, मीन्स v1 ज़ीरो और v2 भी ज़ीरो। उस हालत में क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाई m1 प्लस 2, m2 इज इक्वल टू m। सो टोटल ज़ीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। मीन्स इसकी कुछ मीनिंग है कि अगर इनिशियली पार्टिकल्स रेस्ट में हैं, इज दैट ओके, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। इफ इट इज इनिशियली एट रेस्ट। with any frame or inertial frame, then it will remain at rest.
then it will remain at rest. अब इसकी एक मीनिंग है, उसको भी समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इफ इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो ये उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जिससे आप रेस्ट में देख रहे हैं वहाँ रेस्ट में ही नज़र आएगी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये रेस्ट में रखा हुआ है। इज दैट ओके? ये एक्सप्लोड कर जाता है और एक्सप्लोड करने के बाद दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। मैं टैक्टिकली एक इधर और एक इधर ले रहा हूँ, उसकी मीनिंग आपको आगे चलकर क्लियर हो जाएगी। और दूसरा पोर्शन जो है m2 मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। सो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। सो जब आप इसके लिए लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू दिस इज m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। क्योंकि यही सेंटर ऑफ मास 0 है, देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी 0, दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, v1 इज इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m1 v2। एक चीज़ तो क्लियर है कि मास नेगेटिव नहीं है, देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इज m2 डिवाइडेड बाई m1 एंड नेगेटिव साइन को इसके साथ लगा देंगे। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इस फॉर्मेट में, y इज इक्वल टू mx, ठीक है, जहाँ पर ये स्लोप का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों फ्रैगमेंट का जो टूटा है पोर्शन अलग अलग हुआ है, उसकी वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होगी। अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रेस्ट में है तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक ही स्ट्रेट लाइन पर अलग अलग वेलोसिटी से क्या करेंगे? मूव करेंगे, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगी, ये यहीं पर फिक्स रहेगी, भले ही ये किसी डायरेक्शन में जा रहा हो। अगर इस डायरेक्शन में भी जा सकता है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा सेम स्ट्रेट लाइन पर। हो सकता है कि ब्रस्ट करने के बाद एक इधर जाए तो दूसरा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पर दोनों फ्रैगमेंट की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी और उसके कारण वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जहाँ पर था वहीं स्टैटिक रहेगा, भले ही ये फ्रैगमेंट इस पॉइंट पर ना हो, ठीक है। ये टूट जाएगा तो अलग अलग पॉइंट से ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन ये अगर फिक्स है तो वो फिक्स ही रह जाएगा। मोशन चाहे जैसा भी हो स्ट्रेट लाइन पर होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर लिखें तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, मीन्स वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द फ्रैगमेंट, यानी जिस फ्रैगमेंट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर एक्सटर्नल फोर्स ऐड करके 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, ये किसके बराबर था? I इज इक्वल टू 1 to n fi, दैट इज इक्वल टू MACM, दैट इज इक्वल टू M A सेंटर ऑफ मास।
अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो सारे पार्टिकल्स पर लग रहे हैं उनका सम ज़ीरो ना हो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ज़ीरो नहीं होगा, और इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर आपको इसको फर्दर स्टडी करना पड़ेगा। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम, फिर उस हिसाब से आपको चलना होगा और फोर्सेस के बारे में अलग कंसिडरेशन, और फिर उस हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेट्स सी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपने देखा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn दैट इज इक्वल टू m vcm। ठीक है, आप देखिए तो क्या ये लग रहा है मोमेंटम की तरह, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस ढेर सारा और लास्ट में pn दैट इज इक्वल टू m vcm। ये क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो आप इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n pi दैट इज इक्वल टू m vcm। इज दैट ओके? ये क्या हो गया, टोटल मोमेंटम। अगर इस क्वांटिटी को हम ऐसा लिख लें इज इक्वल टू p, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इज दैट ओके? एक चीज़ आपको पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से, और वो है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन। अगर ये ज़ीरो हो गया, एक्सटर्नल फोर्स एड्स अप टू ज़ीरो, देन dp अपॉन dt इज ऑल्सो ज़ीरो। देयरफॉर p क्या हो जाता है, इस केस में कंजर्व हो जाता है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ भी आप वही काम कर लें कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐड नहीं हो रहा हो तो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो देन दिस dp upon dt is also ज़ीरो। देयरफॉर ये वैल्यू पुट कर लीजिए, m v सेंटर ऑफ मास यानी उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। उस हालत में आप इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली जितना होगा उतना ही सेंटर ऑफ मास फाइनली होगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा सेंटर ऑफ मास, और अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रह जाएगा, जिस रेफरेंस फ्रेम से आप बात कर रहे होंगे उसी रेफरेंस फ्रेम में। इज़ दैट ओके? ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ मैंने पीछे बता दिया था, वहाँ पर कंडीशन क्या था
कि वहाँ पर इनिशियली रेस्ट में ले लिया गया था ऑब्जेक्ट को और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिखा रहे थे। बट आप अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो जो बरस्ट वाला केस दिखाया है मैंने वहाँ पर उस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट फ्रैगमेंट्स में बरस्ट करता है तो अगर ये इधर v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा तो दूसरा फ्रैगमेंट अपोजिट डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और ये भी जस्ट बता दिया था आपको कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और एक चीज़ और समझने की है कि अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पर इनिशियली रेस्ट में मान लिया था, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ठीक है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट आप ये देख लीजिए, तो इसके मूव करने से इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगी तो रेस्ट में ही रहेगी, और फ्रैगमेंट्स में टूटने के बाद भी अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रह जाएगी। वैसे भी इसी लेक्चर की शुरुआत में आप देखा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती थी, 0 के बराबर, और इसीलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। तो वही चीज़ है, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट आपने ले रखा है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो नो एक्सटर्नल फोर्स, देन लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इस दिए हुए सिचुएशन के लिए एक और आपको एग्जाम्पल मैं दे देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे थ्रो किया है, ठीक है, एक पैराबोलिक पाथ पर प्रोजेक्ट कराया है और वो यहाँ पर जाके बरस्ट कर जा रहा है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाइड है नहीं। हो सकता है अगर दो ही पार्ट में आपने इसके फ्रैगमेंट को दिखाया, तो अगर एक पार्ट इधर भाग रहा है और मान लीजिए दूसरा पार्ट इधर भाग रहा है, तो इस दोनों का मोशन चाहे जैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है, ये अपने पैराबोलिक पाथ को, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होगा, उसी पैराबोलिक पाथ पर ही खुद को मेंटेन रख लेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है तो। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि इनिशियली जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से उसकी सेंटर ऑफ मास मूव करती रहेगी, और उस हालत में वो चाहेगी कि जिस पाथ पर चल रहे थे उसी पाथ को मेंटेन रख लिया जाए। इज दैट ओके? वैसे भी ये फ्रैगमेंट जब टूट जाएगा तो आपको मालूम है कि जब यहाँ पर सिंगल पार्टिकल के फॉर्म में था तो भी ग्रेविटी डाउनवर्ड कम कर रही थी, और यहाँ पर भी इन दोनों पार्टिकल्स पर भी क्या होगा, डाउनवर्ड काम करती चली जाएगी। तो ये भी पहले उछलकर किधर भी जाए लेकिन उसके बाद क्या होगा, पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करेगी। लेट्स सी इम्पल्स। जनरली जे लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये कोई बॉल है ऑफ मास m और इस पर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया है किसी दिए हुए रॉड से, ठीक है, या हॉकी स्टिक ही मानिए, आपने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया। तो जो फोर्स आपने अप्लाई किया, मान लेते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स क्या है, किसी दिए हुए टाइम 0 से या किसी दिए हुए इनिशियल टाइम से किसी दिए हुए फाइनल टाइम तक के लिए वेरी कर रहा है, ठीक है। इनिशियली जिस वक्त आपने हिट किया था उस वक्त कुछ और था, और जब वो रिलीज होने के कगार पे है तब फोर्स कुछ और है, यानी फोर्स लगातार क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है।
अगर वेरी कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, मोमेंटम भी तो चेंज हो रहा है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कुछ और थी और जैसे जैसे फोर्स चेंज हुआ वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो फॉर द गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप जानते हैं कि फोर्स को आप लिखते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से dp/dt, ठीक है। और ये फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देयरफॉर dp इज इक्वल टू f dt लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं फॉर p इनिशियल टू p फाइनल और यहाँ टाइम इनिशियल से टाइम फाइनल तक। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, pf माइनस pi, और ये जो क्वांटिटी है इसको एज इट इज़ मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि वेरीइंग फोर्स है ये, तो ये कितना हो जाएगा ft dt। दिस इज डेल्टा p एंड यही क्वांटिटी क्या कहलाती है, इम्पल्स कहलाती है। दिस वेरीइंग फोर्स फॉर द गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम ti टू tf इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, यानी दिस इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इज दैट ओके, क्लियर है ये चीज़ आपको। एक चीज़ समझ लीजिए इसके ग्राफ से, आप देखिए कि ये क्या है, इंटीग्रल है, ft dt है। इसका मतलब फोर्स वेरी कर रहा है फॉर द गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये जब वेरी करेगा तो एक जैसा तो आप ले नहीं सकते, इसका मतलब कुछ अलग ढंग से आएगा ये। तो जो एरिया अंडर दिस कर्व होगा वो किस चीज़ को शो करेगा, वही चीज़ बताएगा आपको इम्पल्स। ये जो एरिया अंडर दिस गिवन कर्व फ्रॉम ti टू tf is showing us what? This is showing us about the impulse। एक चीज़ और है कि हम हमेशा वेरिंग फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि फोर्स कहाँ पर कितना वेरी किया। तो उस हालत में जो हम इम्पल्स लिखते हैं वो एवरेज फोर्स के लिए लिखते हैं, यानी फोर्स एवरेज कर लेते हैं और गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ इसका जो हम अगर ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। ये t है और चूंकि ये एवरेज फोर्स हमने लिया हुआ है तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा फ्रॉम ti टू tf, ठीक है। ये जो एरिया अंडर दिस कांस्टेंट लाइन वो क्या दिखाएगा हमें, वो दिखा देगा हमें इम्पल्स, ठीक है। यानी इम्पल्स ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। इम्पल्स से रिलेटेड एक सिचुएशन आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेट्स सी दैट। एक सिचुएशन को कंसीडर कीजिए कि मान लीजिए ये कोई सॉलिड टारगेट है और आप इधर आइडेंटिकल मासेस के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, सभी के मास क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। मतलब m तो सभी के m, आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस दिए हुए सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये टकराता है रिटर्न जाता है, टकराता है रिटर्न जाता है, टकराता है रिटर्न जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब ये इधर से मूव करके इधर आ रहा है तो इस पर फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स वेरी कर रहा है और फिर रिटर्न चला जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इम्पल्स का और मोमेंटम का डायरेक्शन अलग अलग हो गया। चूँकि आ तो रहा है इधर और फिर रिटर्न भी चला जाना है उसको, तो इन दैट केस जे, अगर ये n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स,
ठीक है। और ये जो कॉलिजन है, टकराता है जो, वो भी बहुत स्मूथ मानकर चलिए, ठीक है। वो भी आइडेंटिकल कॉलिजन है, ऐसा नहीं है कि किसी एक में हार्ड कोलाइड करेगा यानी बहुत तेज़ और किसी में स्लो। वो कॉलिजन भी सभी आइडेंटिकल मान लीजिए, वो जो टकरा रहे हैं गिवन इम्पल्स के लिए वो भी क्या है, वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल है। सो ये जो आपने इम्पल्स लिखा वो नेगेटिव ऑफ व्हाट, एन डेल्टा पी। क्यों डेल्टा पी और एन क्यों? क्योंकि एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल मासेस आपने लिया है और हो सकता है जिस वेलोसिटी से आ रहा हो उसी वेलोसिटी से वापस भी चला जा रहा हो, तो भी चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा किसके बराबर, जे के बराबर। और चूंकि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया है, देयरफॉर एन डेल्टा पी इज इक्वल टू जे फॉर द गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और आप जानते हैं कि जे किसके बराबर होता है, एफ एवरेज डेल्टा टी के बराबर होता है। देयरफॉर एफ एवरेज इज इक्वल टू जे अपॉन डेल्टा टी। सो यहाँ पर अगर वैल्यू रख दें तो कितना आ जाएगा, ये माइनस एन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। नाउ आप एक चीज़ देखिए कि डेल्टा पी को आप लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम को मास इनटू डेल्टा वी। सो यहाँ पर आप लिख लीजिए n इंटू एम, दिस इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो एफ एवरेज कितने के बराबर हो गया, माइनस एन एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के बराबर हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस चेंज इन टाइम को वेलोसिटी के साथ नहीं लिखकर आप यहाँ लिखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। देयरफॉर दिस इज एन एम अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी, यानी दिए हुए ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कितना वहाँ से प्रोजेक्ट होके वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल मासेस का आया और टकराया इन द गिवन टाइम। और वेलोसिटी आप उसके हिसाब से तय करेंगे कि एक इंडिविजुअल कैसे वहाँ पर आता है। अगर इसे मान लेते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू एन एम, तो ये कितना हो गया, माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, ये क्या बता रहा है आपको, बता रहा है एवरेज फोर्स। ठीक है, कब, द रेट ऑफ द मास कोलाइड विद द टारगेट। ठीक है, किस रेट से ये जो मास है वो कोलाइड कर रहा है टारगेट के साथ। जहाँ तक डेल्टा वी की बात है, तो अगर आप इसे ऐसे लिख लें, ठीक है, इनिशियली अगर वेलोसिटी आप वी मान लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी रिटर्निंग की 0 मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आया, टकराया और गिर गया, तो उस केस में डेल्टा वी कितना हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा। लेकिन आप ये मान लेते हैं कि डेल्टा वी जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से रिटर्न हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी जिस स्पीड से इनिशियली आया उसी स्पीड से रिटर्न हो गया। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो माइनस वी लिखना पड़ेगा अगर इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये माइनस वी कितना हो गया। तो आप दिए हुए सिचुएशन के हिसाब से या तो ये वाला डेल्टा वी पुट कर दें इसमें, या फिर ये वाला डेल्टा वी पुट कर दें। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का सिचुएशन है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इससे आपको आसानी मिल जाए। ये स्टेटमेंट और थोड़ा सा स्मार्टर आप लिख सकते हैं, द रेट एट विच द मास कोलाइड विद द टारगेट। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिए, द रेट एट विच द मास कोलाइड विद द टारगेट। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।